चलो, एक तो क्वांटम फिजिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। क्वांटम फिजिक्स क्या है, ये बहुत मतलब ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड समझा गया है। और इसको अगर समझना हो तो पहले हमें फिजिक्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब फिजिक्स को भी समझोगे तो क्या, मैं फिजिक्स थोड़ी पढ़ाने बैठ गया हूँ। फिजिक्स की बस इतनी सी बात समझनी है। फिजिक्स का मतलब अगर हिंदी करें तो भौतिक। भौतिक तो एक अध्यात्म वर्ड होता है, मतलब भौतिक मतलब मेटरलिस्टिक वर्ड। तो मेटरलिस्टिक वर्ड जो है पूरा वो भौतिक के अंतर्गत आता है। तो जैसे उसमें होता है ना, एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है ना, एक बायोलॉजी होता है। तो इस तरीके से मतलब आप ऐसे समझो कि एक रसायन शास्त्र है ना, केमिस्ट्री मतलब रसायन का शास्त्र, ऐसे ही एक भौतिक है। तो ये जो भौतिक है, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो रूल्स, जैसे कि मैटर कैसे रिएक्ट करता है ना, जैसे लोहा कैसे रिएक्ट करता है, पत्थर कैसे रिएक्ट करता है, ये ठंडा क्यों होता है, गर्म क्यों होता है, प्लास्टिक दबती क्यों है, रबड़ उछलती क्यों है, दिस इज मतलब मैटर फिजिक्स। इसके संबंध की जो जानकारियां हैं वो मतलब फिजिक्स हैं। उस जानकारी में एक चीज है, विज्ञान की भाषा में अगर बात करो तो विज्ञान क्या है? विज्ञान कहता है मैंने एक सूत्र खोज लिया जो चाहे दिव्या इम्प्लीमेंट करे चाहे सीता, सेम रिजल्ट आएगा। मतलब विज्ञान है एक ऐसी खोज जो सैटर्न है। उन्होंने कहा टीवी बना दिया और तुम इसका बटन दबाओगे तो ये ऑन होगा, और जब ऑन होगा तो सीता से भी ऑन होगा, दिव्या से भी ऑन होगा, नियति से भी ऑन होगा, मौलिक से भी, सबसे ऑन होगा। और खराब हो जाएगा तो किसी से ऑन नहीं होगा। ठीक है? तो भौतिक मतलब मैटर, फिर मैटर के जो लॉ हैं वो मतलब उसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स जो है वो फिजिक्स हमेशा खोज करने के लिए डीप जाती है, और डीप जाती और डीप जाती। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पत्थर है, फिर और छोटा, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे, फिर वो एक तरीके से एटम तक जाते हुए उसे कुछ सरप्राइजिंग फील हुआ। और इसके पीछे पूरी कहानी है। कहानी यह है कि लोग ये बात करते थे कि सूरज की रोशनी क्या है, तो उन्होंने कहा ये वेव है या ये एटम है। मतलब अब किसी को लगता था नहीं यार ये एटम होंगे, इसमें बहुत सारे एटम है, लेकिन इतने छोटे छोटे ना आंखों से नहीं दिखते, तो वो हमें तपन देते हैं। किसी ने कहा नहीं यार ये वेव्स है। उन्होंने कहा ये वेव है। अब वेव है मतलब लहर। अब लहर है तो काहे पे चल रही है? तो एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उस पे वो वेव्स चलती है, तो उसको तरंग बोलते हैं। तो सूरज की रोशनी के संबंध में ये जो जिज्ञासा थी कि ये एटम है कि ये, इस पे फिर खोज शुरू हुई। और खोज होते होते एक प्रयोग किया गया कि मतलब वेव जो है वो फैल के चलती है और एटम सीधे सीधे चलता है। कि एटम मैटर है, मैटर सीधे चलेगा। हम ऐसे करके तुम्हें फेंक के मारे, ऐसे करके गेंद, तो वो सीधे जाएगी। और हम अब तुम्हें हवा मारें तो हवा तुम्हें फैल जाएगी, ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये एक खोज की गई। तो खोज में ऐसा किया गया कि एक वो दीवार बनाई गई, दो छोटे छोटे बिल्कुल छेद किए गए, उसके उधर एक पूरी दीवार मतलब बनाई गई, और कहा गया कि इधर से हम एटम फेंकेंगे, एटम की बौछार करेंगे, तो जो सीधे निकल के जाएंगे तो जाहिर सी बात है छेद से गए तो सामने की दीवारों पे लगेंगे जाके, है ना। तो और जब ऊर्जा फेंकी जाएगी, एनर्जी को फेंकेंगे तो एनर्जी का फ्लो डिफरेंट तरीके की पैटर्न बनाएगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि सूरज की रोशनी क्या है। तो ऐसे करते करते सूरज की रोशनी पे खोज हुई, और फिर खोज करते करते किसी को लगा कि वेव है क्या है, मतलब पैटर्न थोड़े से अलग तरीके से बन रहे थे। तो किसी ने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि हम एटम की बौछार करके देखें, मतलब एटम को हम पहले करें। तो एटम के संबंध में एक मतलब बनाया गया पूरा, और एटम की बौछारें की गई उसी प्रयोग में। तो जब उसी प्रयोग में बौछारें की गई तो एक अजीब सी बात ये आई कि उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न वेव के तरीके से बना।
मतलब वो पैटर्न वेव की तरीके से बना। अब एटम तो भाई बड़ी गेंद है, छोटी गेंद है और छोटा एटम है, लेकिन है तो मैटर ही, तो मैटर के हिसाब से तो वो सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो वेव की तरीके से गया। अब ये बात वैज्ञानिकों को परेशान की कि यार भौतिक के नियम टूट रहे हैं क्या फिजिक्स के नियम टूट रहे हैं। तो उन्होंने फिर जो था उसको सिंगल सिंगल छोड़ के देखा कि एक एक करके छोड़ेंगे। तो एक गन बनाई गई, उसमें सिंगल सिंगल छोड़े गए एटम। उनका शायद हम ज्यादा इकट्ठे छोड़ दे रहे हैं, इसके लिए वेव जैसा काम कर रही है। तो सिंगल सिंगल छोड़ के गए, लेकिन तब भी वही वेव जैसा पैटर्न। अब तो वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि वेव जैसा पैटर्न सिंगल छोड़ने पे भी। तो उन्होंने कहा शायद हमारी आंखें कुछ भूल कर रही हैं, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहा, तो गन के भरोसे चल रहा है मामला। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कैमरा बनाया कि इसको जो एटम को देख पाए, जाता हुआ देख पाए कि किस पैटर्न में जा रहा है ना। तो जब कैमरा रखा वहां पे और एटम छोड़े, तो उन्होंने वेव नहीं बनाई, वो एटम की तरह रिएक्ट किया। अच्छा। मतलब वो कैमरा रखने के बाद वो एटम की तरह रिएक्ट किया। वैसे उनको लग रहा था वेव है, और वैसे वो रिएक्ट वेव की तरह, क्योंकि सामने पैटर्न तो बन ही रहा है उसका। बिल्कुल। जो सामने जैसे लाल लाल छोड़े जा रहे, तो दीवार पे तो जो पैटर्न बन रहा है वो तो वेव पैटर्न है। जैसे हम यहाँ से गेंद फेंक के ऐसे दीवार पे मारे, तो एक उसमें गेंद में लाल रंग लगा लें, तो दीवार पे एक ठप्पा बनना चाहिए। ठप्पा बनेगा, हाँ। और अगर ऐसे करके बहुत सारे बने, तो इसका मतलब वो जो है वो अलग तरीके से है, रिएक्ट कर रही, मतलब एटम का रिएक्ट ना करके एनर्जी का रिएक्ट कर रही। अब यहाँ पे वैज्ञानिक बोले कि लगता है हमारे टूल्स में कुछ गड़बड़ है, हमारे टूल्स उसको सही से पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जब कैमरे से देखा जा रहा है तब उसका पैटर्न जो है वो दिख रहा है एटम वाला, और जब कैमरा हटा के उसको देखा जा रहा है तो उसका पैटर्न बन रहा है वेव वाला, एनर्जी वाला। वेव मतलब एनर्जी। अब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने फिर बहुत खोज की, बहुत यंत्र बनाए, बहुत पैसा खर्च हुआ और बहुत सारे इस पे लग गए कि यह चक्कर क्या है। लेकिन हर बार वही, जैसे देखो वो एटम हो जाता है, और जैसे ही ना देखो वो वेव हो जाती। इसी को समझते समझते कुछ ऐसा समझ में आया कि आइंस्टीन ने कहा कि ये एनर्जी की तरह वर्क करता है, ये एटम एनर्जी की तरह वर्क करता है। तो ये जब शुरुआत की गई थी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के देखे गए थे, इलेक्ट्रॉन एटम है ना। फिर इसके बाद इसको और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे असर किया गया, हर चीज के मॉलिक्यूल, तो पता लगा सारे ही मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। उन्हें देखो तो वो मैटर हो जाते हैं, एटम हो जाते हैं, और ना देखो तो वो वेव हो जाते हैं, एनर्जी हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आई कि ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। अब इसके संबंध में ही इसी को क्वांटम फिजिक्स यहीं से शुरू होती है कि अनसर्टेन उसके रिजल्ट्स आते हैं, देखने पे अलग, ना देखने पे अलग। तो ये माना गया कि चलो इसके पीछे कोई एनर्जी है जो देखने से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती है। अब वो पीछे की जो एनर्जी है, अब जाहिर सी बात है ये एटम है तो भौतिक ही, मतलब फिजिक्स ही वो है, क्वांटम मतलब फिजिक्स ही है ना, फिजिक्स है, हाँ। लेकिन ये लॉ तोड़ रहा है, और फिजिक्स के हिसाब से लॉ टूटना नहीं चाहिए। तो ये लॉ टूटने वाली जो है वो क्या करेगी, इसकी अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी को सर्टेन बनाने की खोज ही क्वांटम फिजिक्स है। अब अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने के लिए सारे ही वैज्ञानिक दुनिया के लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इसका लॉ पकड़ लो। अब उसके लॉ को पकड़ने के लिए कई वैज्ञानिक तो पागल हो गए, पूरी जिंदगी इसी में लगे रहे, वो पागल हो गए। और आइंस्टीन ने अपने मरने से पहले एक लिखा, उसने कहा कि मैं जो खोज रहा था वो अगर मैं विज्ञान के रास्ते से ना चल के धर्म के रास्ते से खोजता तो शायद मैं पहुंच गया होता। यानी कि मैटर को कंट्रोल करने की तो तरकीबें हैं, लेकिन वो कौन सा मैटर है
जो कि पीछे एनर्जी होती है और उसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। वहीं से 0 और 1 का विज्ञान भी खड़ा हुआ कि कभी ये 0 जैसा रिएक्ट करता है और कभी ये 1 जैसा रिएक्ट करता है। 0 1 की वहीं से थ्योरी आई। अब क्या है, इसको अधर्म की दृष्टि से समझें, धर्म की दृष्टि से समझें कि परमात्मा अपनी मौज में है। मानो तो मूर्ति और मानो तो भगवान। दृष्टि से देखोगे, दिमाग से देखोगे, आंखों से देखोगे तो मूर्ति है। श्रद्धा से देखोगे, भक्ति से देखोगे, प्रेम से देखोगे तो ये ऊर्जा है। समझ रहे हो? और सारे ही एटम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। यहां पे ही बात अपनी थ्योरी किया जाती है, जो हम लोग अपना इलाज करते हैं लोगों को। हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के इलाज में जो संदेह कर रहा है उसको फायदे नहीं हो रहे हैं। जो दिमाग चला रहा है बहुत ज्यादा, उसको फायदे नहीं हो रहे हैं। अब क्योंकि मतलब जितने भी एटम हैं उनमें हर एटम का अलग गुणधर्म है। हर एटम का अलग गुणधर्म है। पानी का एटम अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, आग का एटम अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, सबका अलग अलग रिएक्शन है ना। अब अपना वाला गुरु एटम है, हाइड्रोजन, तो हम तो गुरु बोलते हैं, बृहस्पति की ऊर्जा। तो गुरु, अब ये जो लॉ है, अब इसीलिए कि वो तो अपनी मौज में काम करे। अब एक तो तरकीब ये है, जैसे कि हुआ, जैसे कि जापान में हुआ, जापान में हाइड्रोजन पे खोज हुई, बहुत सारे लोग उसको जापान में लेते हैं, लेकिन हर एक को तो फायदा नहीं हो रहा। किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का लॉ वही है जो क्वांटम फिजिक्स का लॉ है। क्वांटम फिजिक्स के तहत वो एनर्जी अपनी मौज में चलती है, ठीक है। वो एनर्जी अपनी मौज में काम करती है और उसको कोई भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका लॉ पकड़ नहीं सकता कि ये क्या कर देगी। लेकिन यहीं पे आके जब हम लोगों के पास वो थेरेपी पहुंचती है, तो जापान में वो उसको खोजे नहीं कर पाए। अगर खोजे कर ली होती पूरी, तो एक तरीके से सब हॉस्पिटल और सब बंद हो जाने चाहिए थे, यही छा जानी चाहिए थी। लेकिन वहां के भी कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम लोगों ने स्टडी जब की तो पता लगा, वो भी यही कह रहे हैं कि ये कुछ अद्भुत चीज है, ये कुछ और बड़ी चीज है, हम इसको समझ नहीं पा रहे, कुछ और बड़ी चीज है और इसका हम लॉ नहीं पकड़ पा रहे, इसका पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है। लेकिन जितने भी एटम्स होते हैं, आग के, पानी के, हवा के, इन सब के एटम्स के लॉ ज्योतिष ने पकड़ रखे हैं। ज्योतिष कह सकता है कि गुरु ऊर्जा को कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल नहीं, शब्द यहां पे शायद मैं गलत बोल गया। कैसे उसे अपने मतलब तरीके से चलाया जा सके, या अपने उससे जो काम लेने हैं उसके लिए उसे राजी किया जा सकता है। जैसे गुरु को मनाया जा सके, जैसे घर में एक बच्चा मना रहा है पापा को कि हमें खिलौना दिला दो, अब पापा का मूड नहीं है, पापा के पास पैसे नहीं है या अपनी स्थितियां हैं, तो बच्चा कैसे मनाए। वो जो मनाने का विज्ञान है, उस ऊर्जा को, वो ऊर्जा को मनाने का विज्ञान, प्रेयर, उस एनर्जी के तहत उसके साथ संबंध बनाना, उस एनर्जी को अपने जैसी फील कराना, यही सारा विज्ञान जो है वो ज्योतिष ने पहले खोज लिया था। मतलब ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्र की गणना नहीं है, ज्योतिष वो विज्ञान भी है जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से किस ऊर्जा को अपने हित में लाना है, किस ऊर्जा से अपना काम कराना है। और एटम तो तुम्हारे अंदर भी सब हैं, दिव्या के अंदर सब हैं, मौलिक के अंदर भी सब हैं, सबके अंदर सब हैं। लेकिन कौन सा एटम कब एक्टिव तुम करोगे, किस काम के लिए। जैसे नींद के लिए अलग तरीके के एटम एक्टिव होते हैं, एनर्जी के लिए अलग तरीके से एटम एक्टिव होते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे किसी को करना तो काम है, तो सपोज दैट उसे एनर्जी एक्टिव करनी है। अब एनर्जी एक्टिव करने के जो एटम हैं
वो कैसे चलते हैं, वो एनर्जी मतलब उन्हें कोई काम दो, कुछ बताओ, कुछ बड़ी चीज दो तो एनर्जी एक्टिव हो। अब तुम्हारा मूड खराब है और करने काम है तो वो ऊर्जा नहीं काम करती ना, हाँ नहीं करती, ऊर्जा मना कर देगी। मना करती है। हाँ। तो बस यहीं पे जो जापान नहीं कर पाया वो हम लोगों की थ्योरी में हम लोगों ने कर लिया। तो तुम लोग पूछते रहते हो ना स्वामी जी कि आप किस तरीके से क्या करते हो, कैसे इसको करते हो, तो वहां पे बात ये है कि वहां पे बात ये है कि हमने जब इस पर रिसर्च की थी तो यही, आज मैं रहस्य ही बता रहा हूँ तुम्हें एक तरीके से, कि रिसर्च जब की थी तो यही था कि इस एक तरीके से एटम को, ये जो एटम है हमारे हाथ में हाइड्रोजन का, इसको क्या दिशा दें, इसको दिशा देना क्या है, अब कौन सी बीमारी में ये कैसे वर्क करेगी और किस एटम के साथ मिलके ये क्या रिएक्ट करेगी। जैसे किसी की बीमारी डिप्रेशन है उसमें भी यही हम दे रहे हैं, लेकिन किसी को और कोई बीमारी है, किसी को सोराइसिस है, किसी को कुछ है, तो सब में अलग अलग दे रहे हैं ना। तो हम जो अलग अलग मतलब काम एक ही कर रहे हैं, दिख रहे ही हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ टाइम अलग है, उसके साथ उसका रागा अलग है। वो रागा और टाइम और ज्योतिष और सॉरी योग निद्रा, ये सारी चीजें मिलके उस एनर्जी को उस दिशा में ले चलने का काम करती हैं जिस दिशा में हम उसे ले जाना चाहते हैं एज ए थेरेपिस्ट। समझे, एज ए गुरु हम उस ऊर्जा को प्रेयर करके उस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक लेकिन लगा है, वो लेकिन ये है कि जिसको दी जा रही है उसका माइंडसेट भी होना चाहिए, मतलब उसे कम से कम मुझ पे विश्वास तो होना चाहिए, तो है। जो टाइम बताया जाए उस टाइम तक बाउंड होना चाहिए। तो है। अगर वो आंख गड़ाएगा, जैसे वो इस पे दृष्टि बनाएगा, तो ये एनर्जी की तरह नहीं, ये एटम की तरह रिएक्ट करेगी। अच्छा, उसको जांचेगा, करेगा। अगर कोई इसको जांच रहा है तो उसके शरीर में ये एटम की तरह जाएगी। अब जब एटम की तरह जाएगी तो एटम तो लिमिटेड फायदे हैं कि वो तो सीधा ही चलता है। ठीक है। अब हम एक ही चीज को डिप्रेशन की तरफ भी ले जा रहे हैं, एंजाइटी की तरफ भी ले जा रहे हैं, एक ही से सारे काम करा ले रहे हैं, वो करा रहे हैं वेव्स की वजह से। तो इस पे शक करने वाला व्यक्ति इसके एटॉमिक गुणों को ले पाएगा, और एटॉमिक गुण जरूरी नहीं है कि वो उसको ठीक कर दें। जैसे किसी को पेट का रोग है तो पेट का रोग कहा जा सकता है कि इसका सूर्य खराब है, सूर्य ऊर्जा खराब है। अब सूर्य ऊर्जा खराब है तो बृहस्पति से कैसे ठीक हो जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन ये बृहस्पति से ठीक इसलिए हो सकती है कि अगर बृहस्पति की मैटर वाला गुण ना लिया जाए, बृहस्पति का एटम गुण ना लिया जाए और वेव गुण लिया जाए, तो वेव गुण के तहत ये वर्ल्ड का पहला एटम होने के कारण इसकी जो वेव्स है वही पूरे दुनिया का जन्मदाता है। तो उसमें सूर्य एनर्जी भी है, मतलब सब कुछ है। जो हेड है ना, जो वर्ल्ड का पूरी दुनिया का निर्माण करने का, जो पूरे यूनिवर्स का निर्माण करने का हेड है, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन वो सब कुछ में वो किस दिशा में लगे, इसके लिए कौन से रागाओं का इम्पैक्ट। रागा क्या है, रागा दृष्टि नहीं है, रागा एक तरीके की प्रेयर है, रागा एक तरीके का आवाहन है, समझे। मनाने वाला जो फैक्टर, मतलब ऐसा समझो कि वही बात कि हम इस पे दृष्टि नहीं लगाएंगे। और फिर एक दूसरी बात, जो आइंस्टीन कह रहा है कि अगर मैं धर्म के रास्ते से चला होता तो इसको समझ लेता। तो ज्योतिष का जो विज्ञान है, तो मालूम है ज्योतिष का विज्ञान, बहुत से लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्योतिष केवल दिमाग लगा के और व्यवसायीकरण के लिए पढ़ते हैं, वो व्यवसायीकरण के लिए पढ़ने वाले ज्योतिष इसको एटम के रूप में ही समझ पाएंगे, और ज्योतिष है एनर्जी। तो एटम की तरह वो समझेंगे तो वो उसकी गहराई से परिचित नहीं हो पाएंगे और थोते थोते ऊपर के ज्योतिष बनेंगे। तो ज्योतिष के विज्ञान को समझने के लिए एनर्जी के तल पे इंसान को होना चाहिए, और एनर्जी के तल पे होने के लिए आदमी को सबसे पहले स्पिरिचुअलिज्म ही आना चाहिए।
यानी कि विदाउट एनलाइटमेंट तो इसकी सोचे भी ना। ज्योतिष का विज्ञान बहुत अलग विज्ञान है भाई। जो लड़का इसके लिए, जिसने ज्योतिष पे रिसर्च किया, जो हम जिसको साथ में लेते हैं, वो लड़का स्पिरिचुअल है। कहने को वो आईआईटीएन है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि उसे लगा कि नहीं, कुछ और खोज रहा है। वो आईआईटी में भी गया तो इसलिए गया था कि हम क्वांटम फिजिक्स को ही गहरे में रिसर्च करेंगे, वहां पे ज्यादा इक्विपमेंट होंगे और सब होंगे। और वहां जाके उसे पता लगा कि यहाँ के टीचर्स तो बस तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के लिए और तुम्हें केवल एक अपनी ग्रेड बढ़ाने के लिए और कॉलेज की रिस्पेक्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। वो खोज तो कर ही नहीं रहे, शोध तो कर ही नहीं रहे। तो यहाँ के टीचर शोधी नहीं है तो बच्चे कैसे शोधी हो? यहाँ तो सिर्फ लौट फेर के शिक्षा तो सारी जो है वो पैसा कमाने की है। तो जो पैसा कमाने की सोच से होगा वो भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। यानी कि यही चीज अगर किसी व्यक्ति ने पैसे कमाने की सोच के तहत की तो वो इसको मेटेरियलिस्टिक उसको रिजल्ट ले पाएगा, इसके वो रिजल्ट नहीं ले पाएगा जो परमात्मा के रिजल्ट हैं। क्योंकि परमात्मा से कम से राजी नहीं है। मैंने इसीलिए शुरू से ही इस चीज पे जोर दिया था तुम लोगों को कि देखो ये मत करना कि इसको पैसा कमाने का मत जरिया बनाना। हाँ, पैसा निश्चित ही जरूरत है, काम करना है, लोगों का भला करना है, बढ़ाना है, रिसर्च करनी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं। और जाहिर सी बात है कि इसी तरीके से फिर लोगों के लिए भी है। अब लोगों के लिए पैसे का जो रखा गया शुल्क निश्चित ही दिखने में ज्यादा है, लेकिन वो भी इसीलिए है कि अगर पैसे की रिस्पेक्ट तुम्हें कर रहे हो, अब बीमार हो, तुम मरने की तरफ हो, पैसे की तुम्हारी पकड़ है, तो इसका मतलब तुम मेटलर्जिस्टिक हो। मेटलर्जिस्टिक हो तो तुम्हारा इलाज संभव ही नहीं है। सही बात है ये। अगर तुम्हें मैटर ही दिख रहा है, अगर तुम दिमाग ही चला रहे हो इसके ऊपर, तो वो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और आती है, वो प्रश्न तुम लोग नहीं उठाओगे, मैं उठा रहा हूँ खुद अपने ऊपर। वो प्रश्न ये है कि फिर हम इसके काम करने के लिए क्या केवल श्रद्धा वालों पे ही काम कर पाएंगे? क्या हम केवल श्रद्धा वालों पे ही काम कर पाएंगे? आता नहीं? हाँ, अभी यही आ रहा था। तुम्हारी तो मुंडी हिल रही, थोड़ा जोर से तो बोल दो। नहीं, मुझे वही लगा, तो हम सबको तो इलाज दे नहीं पाएंगे। नहीं, अब ये समझना है कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है अपने आप को सरेंडर कर देना। ठीक? तो कोई किसी को आंख बंद करके महसूस करता है तो उसके प्रति सरेंडर हो जाता है। इसको भक्त बोल सकते हैं। कोई जो है वो आदमी तर्क करके और तर्क से चीजों को समझ के सरेंडर कर सकता है। उसको हम योगी बोल सकते हैं, ज्ञानी बोल सकते हैं, कि वो पहले तर्क करेगा, तर्क सेटिस्फाई कर दो तो वो सरेंडर कर देगा, है ना। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें तर्क, जिनके एक तरीके से उलझे हुए होते हैं, इनके तर्कों में संदेह छुपे होते हैं, मतलब संदेह में ही उलझे होते हैं। तो उनसे भी बात की जा सकती है, उनसे भी बात की जा सकती है। उनके लिए भी एक सही तरीके के तर्कों का चुनाव करके, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी थेरेपी को उनके सामने रखा जा सकता है और वो इसको समझ लें। तो इसीलिए हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अभी सखा परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अर्थों में बढ़ जाती है। हमें लोगों तक केवल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचानी है, हमें 3 तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। हमें जो भक्त के रूप में है, मतलब जैसे मान लो हमें अपनी इंफॉर्मेशन में प्रेम भी पहुंचाना है, भक्ति भी पहुंचानी है। वो जब पहुंचेगी तो भक्तों को समझ में आएगा कि ये हम ले सकते हैं, तो उनका सरेंडर होगा, है ना। जो तार्किक हैं उनको इसी भक्ति के बीच तर्क भी देने हैं ताकि उनका भी सरेंडर हो। समझे बात को। और इसी तरीके से जो उलझाव है, दुनिया में उलझे हुए हैं, जो डॉक्टरों को इम्पोर्टेंट समझते हैं, डॉक्टरी को ही सब कुछ मानते हैं, या और जो बाहर थेरेपी चल रही है उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, तो उनके लिए हमारे पास
इसके तर्क होंगे कि देखो कहाँ कहाँ विज्ञान ही इसके प्रति समर्पित हो रहा है। भाई आखिर विज्ञान नियम से ही चलता है ना, फिर क्वांटम फिजिक्स में क्यों फंस गया जाके? वहां से 100 साल हो गए इस खोज को और आज तक वहीं फंसा हुआ है। तब भी ये लंबा होता ही जा रहा है, चलते नहीं, वो उसको खोज ही नहीं सकते। परमात्मा को कंट्रोल करने की चीज क्या, लेकिन धर्म ने बहुत पहले कह दिया था। वो धर्म में अभी भी उपनिषद में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए नियम होंगे, लेकिन ऋषि नियमों से मुक्त होता है। ऋषि नियमों से। एटम, अब देखो वो जो एटम है जो रिएक्ट कर रहा है कभी मैटर की तरह और कभी जो है वो एनर्जी की तरह, कभी एटम की तरह और कभी वेव की तरह, तो वो एटम असल में एक तरीके से बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर पे है जहां एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ मैटर है, एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा की ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा और मैटर वर्ल्ड के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो वहां पे खड़ा है ना। तो कहते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जो संत होता है, जो एनलाइटेड होता है, उसका एक कदम संसार में होता है और एक कदम उसका परमात्मा में होता है। इसीलिए उसको कमल कहा जाता है कि वो कीचड़ में भी होता है और कीचड़ के ऊपर भी होता है। तो ये जो सारे इंगित जो बहुत पहले धर्मों ने बता दिए थे, तो वो धर्मों ने इसीलिए बता दिए थे कि देखो समझ लो। अब जो ये वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, ये तब तक खोज ही नहीं कर सकते जब तक ये सरेंडर ना कर दें। बेसिकली जिस चीज का कोई खोज कर ये लोग ऐसा कर रहे हैं अभी जो समझ नहीं इसको कि जिस चीज का लॉ ही नहीं है, बस उसका लॉ पकड़, ये लॉ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देखो थोड़ा समझो, बहुत छोटी सी बात है और बहुत समझने वाली बात है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता और अभी यहाँ आ जाए और हम 5-6 लोगों के बीच में वो आके और वो कोई चीज मांगे, ठीक है, ये मांगे नहीं, वो रोए, तो हम सब खुद उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको क्या हुआ, उसको हम खाना देंगे, खाने की जरूरत नहीं है तो देखेंगे कोई इचिंग तो नहीं हो रही, कोई कीड़े ने तो नहीं काट लिया। कहने का मतलब ये है कि हम 5-7 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी पूरी बुद्धि लगा के उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है, बच्चे की समस्या का समाधान कर देंगे। अब इसी को ऐसे मान लो कि अब वही सेम बच्चा बड़ा हो गया और वो फिर दुनिया में कह रहा है कि हमारे तरीके से चलो, हम बता रहे हैं, सीधी बता रहे हैं हमारी समस्या क्या है और सॉल्व करो, तो 10 में से 9 मना कर देंगे। बिल्कुल। क्यों मना कर देंगे? क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसमें अकड़ आ गई, उसमें मैं आ गया, उसमें बहुत ज्यादा आंखें आ गई। लेकिन जो मासूम था, जब वही मासूम था तो परमात्मा पूरा उसकी केयर करने पे लगा हुआ था। अब इस एनर्जी के तहत जो अपने को छोड़ देता है, तो एनर्जी ढूंढ ढांड के उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम कहाँ क्या हो रही है वो उसको ठीक ही कर देती है। उसको पता। लेकिन जो दिमाग लगाया समझिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द, इसी पे लगाए हुए हैं, उसको दिक्कत दे जाता है। कहता है यार हम काम कर रहे हैं, तुम बीच में अपना दिमाग लगा रहे हो। इसलिए जैसे हमारे यहाँ शुरू में लोग एक बड़ी बीमारी लेके आए, अर्थराइटिस, और उनकी धीरे धीरे वो छोटी वो खुद भी हैरान होकर कहते थे अरे हमें तो ये भी था, हम भूल ही गए थे बताना, और वो भी सॉल्व हो गई। बिल्कुल यही। हाँ, जो अपनी सिस्टर आई थी उनको अर्थराइटिस का था, तो वो जो चीज थी वो चीज उनकी एक दिक्कत थी, लेकिन साथ साथ और भी दिक्कतें थी। तो वो सारी दिक्कतें उनकी एनर्जी ने ठीक करनी शुरू की। लेकिन उन्हें विश्वास इतना था कि उन्हें जो बताया गया, जब इवन की वो खुद अभी कह रही थी कि मुझे अधूरा रह गया था, तुम्हारे हिसाब से तुमने मुझे 40 दिन बताया था तो मैं अभी नहीं कर पाया, तो एक बार मैं पूरा 40 दिन देना चाहूंगी। तो वो फिर आने के लिए कह रहे हैं कि एक बार कुछ भी हो मैं 40 दिन के लिए आती हूँ निकाल के समय। तो जो बात मैंने कही उसको समझे ना कि इसमें छोड़ना पड़ने वाली बात है। सही बात है। लॉजिकल अगर समझो तो ये कि बच्चा छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है, और एक व्यक्ति सब मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता। वही बच्चा बड़ा हो गया, उसने दिमाग चला दिया, उसे कुछ नहीं मिला। वही बच्चा छोटा है और मासूम है, उसे सब मिल रहा। तो क्वांटम फिजिक्स से अपनी एनर्जी को रिलेट कर पाते हैं? कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर। समझ में आ रही है? मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें
जैसे कुछ लोग होते हैं आए यहाँ होते भी हैं, भले ही उनको विश्वास होता है, संदेह नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश तो करते ही हैं कि आखिर ये क्या है, ये कहते हो उसको हम उस टाइप के सोच को, उस टाइप के लोगों को किस श्रेणी में रखेंगे? क्या वो संदेह कर रहे हैं? देखिए, आप श्रेणी मत बनाइए, क्योंकि आप श्रेणी बना के फिर लेडी हो रही हैं। आप फिर वैज्ञानिक होने चल दी, नियम बनाने चल दी। उनको उसी वक्त समझना पड़ेगा कि वो कौन सी श्रेणी में, वैसी बात करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है। अब तुम कह रहे हो हमें बस नियम बना के दे दीजिए, हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हेलो सर, दिव्या बोल रही है, स्पीकिंग सर, मैं ऐसे बात कर लूंगी सर। मुझसे नियम मत बनवाओ, मैं नियम नहीं बनाऊंगा। जो व्यक्ति जैसा होगा उसके हिसाब से बात होगी, और ये कला तुम्हें भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन तुम सीखना नहीं चाहती तो इसलिए तुमने नियम मांग लिए जल्दी से। सर विज्ञान देखो नियम दे रहे, तो आप भी नियम दे दो। और हम कह रहे हैं ये विज्ञान नहीं है, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब अनसर्टेन, और आप मुझसे सर्टेन मांग रहे हो। मतलब मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूं अनसर्टेनिटी के लिए, और तुम मुझसे सर्टेनिटी ही मांगे जा रहे हो। मूर्ख। यही मूर्खता है अगर किसी के अंदर है तो। मैं कभी, मेरा कोई नियम है? No. थोड़ा जोर से बोल लो। नहीं, कोई नियम नहीं। तो तुम मुझसे नियम मांगोगे मुझे कंट्रोल करने के लिए? मैं नियमों से कंट्रोल होऊंगा? No. मैं कब किस चीज पर रिएक्ट करूंगा, अच्छा बुरा पता है कुछ? नहीं। हाँ, अगर दिमाग ना चलाओ तो निश्चित ही बेस्ट रिएक्ट देता हूं, जैसे अभी तक दे रहा था। लेकिन तुमने दिमाग चला दिया और मेरा जूता बाहर आ गया तुरंत। आया ना? क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलाते ही मैं मैटर हो जाता हूं। और दिमाग ना चलाओ तो मैं एनर्जी हूं, मैं तुम्हारा खुद ख्याल रख रहा हूं, तुम्हें क्या जरूरत है, क्या है, सब कुछ कर लूंगा। और तुम दिमाग लगा के सोच लो। दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री मेरे पास ये दिमाग लगा के है कि मैं उसके पास सोऊंगा, और विश्वास मानना मैं नहीं सो पाऊंगा। तो कृपा करके क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स की तरह ही रिएक्ट करो। जो नियमों में नहीं बन रहा है वो प्रेम में बनता है। क्वांटम फिजिक्स को प्रेम से हैंडल करो, श्रद्धा से हैंडल करो, भक्ति से हैंडल करो। इसमें तो जो थेरेपी लेने उतरे उसे भी ऐसे उतरना चाहिए जैसे परमात्मा के सागर में डुबकी मारने जा रहा है, फिर जो भी मिले। कबीर दास ने एक बात कही थी कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं है तो नाही। जब हरि है तो मैं नाही। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। दृष्टि की बात। दिमाग लगाता हूं वो मैटर नजर आता है, वो मैटर हो जाता है। और जब मैं दिमाग नहीं लगाता हूं तब वो अपने असली रूप में आता है। जब असली रूप में होता है तो मैं नहीं होता हूं। समझ रहे हो? तो जब वो होता है तो मैं नहीं होता हूं, मैं होता हूं तो वो नहीं होता। हम दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। मैटर से एनर्जी कभी मिलेगी नहीं, जबकि सब मैटर के पीछे एनर्जी ही है। बिल्कुल। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा। क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स को अपने जीवन में इस्तेमाल परमात्मा की तरह करने के लिए, लोगों के हित के लिए, थेरेपी देने के लिए आप सबके अंदर एक अनुग्रह होना चाहिए, एक प्रार्थना होनी चाहिए, तभी उसके पूरे लाभ मिलेंगे। और जो व्यक्ति आता है उसे भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी इस बात को समझाने की। हाँ, वो कोशिश कोई लॉ के तहत नहीं होगी, वो समझ के तहत होगी। हाँ, फिर भी ये भी एक क्वांटम फिजिक्स का लॉ होगा कि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें लाख समझा के भी समझ में नहीं आएगा, तो वो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि परमात्मा नहीं चाहता, उनको उसी हाल में छोड़ दो, वहां पे दिल पे मत लो उनको क्यों नहीं कर पाए। वो भी एक तरीके से परमात्मा का ही इशारा है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस बात की है कि आप अपना बेस्ट दें और दिमाग चला के ना दें। अब गजब की बात यह है कि ये सब बातें दिमाग को ही सुनाई दे रही हैं या हृदय को सुनाई दे रही हैं। अगर दिमाग से सुन रहे हो तो कभी समझ नहीं पाओगे, हृदय से सुन रहे हो तो शायद थोड़ी बहुत समझ में आएगी। हो गई बात? तो आज बस इतना ही कहने के लिए हमने तुम लोगों को बैठाला था कि ये बात समझ लो, ताकि तुम लोग पूछते रहते हो कैसे क्या सिखा, अचानक ही आप बताते हो, टाइम भी निकलता है, क्या सब चल क्या रहा है, मतलब है क्या। तो आज मैंने इसको बिल्कुल खोल दिया। ठीक है, ये एनर्जी, ये थेरेपी, ये हाइड्रोजन मशीन, मैं भी ऐसा कर सकता था, केवल हाइड्रोजन मशीन सबको सोचूं जैसे जापान में हो रहा है, लो मशीन ले लो, कर लो, सब पूरा जापान मशीनों में लगा हुआ है, लेकिन उससे जो खतरनाक रिजल्ट आएंगे उसका भी पता नहीं है ना। और हम लोग जो हैं उसके बेस्ट रिजल्ट देने की तरफ चल रहे हैं। हम लोग उससे शरीर स्वास्थ्य के लिए नहीं, मन स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं। इवन कि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो, इस पे भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग ऐसे हैं कि अब देखो, अब कह देंगे तो बात बड़ी अजीब लगेगी। हो सकता है कि जापान ने जब से इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना शुरू किया, कहते नहीं गुरु ऊर्जा का धन कमाने में इस्तेमाल मत करो, अपने दिमाग से मत चलाओ। गुरु ऊर्जा का ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे संबंध बिगाड़ देगी, तुम्हारे आस पड़ोस में झंझट फैला देगी, तुम्हारे अपने रिश्ते नातों में भाई बहन बच्चे बीवी सब में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होने चलता है उसका घर तबाह होने लगता है। आध्यात्मिक लोगों का घर क्यों छूटता है? क्योंकि उन्होंने गुरु ऊर्जा को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। समर्पण कम जाना और अपने को बस गुरुजी करने लगे। इसीलिए आध्यात्मिक लोगों के साथ ये होता है कि उनका घर बार छूटने लगता है। तो जापान ने ये करना शुरू किया और देख लो, जापान मतलब लगभग 8-10-12 साल से इसको कर रहा है। 10-12 साल से जापान की टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं हो पा रही जितनी उन्नत पहले हुआ करती थी। असर पड़ गया। जापान के अंदर इतनी शांति थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सड़क पे खड़े होकर भाषण दे सकता था, कोई खतरा नहीं था, सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी। उसी जापान में उसका राष्ट्रपति मार दिया गया, उपद्रव शुरू हो गए। जापान, मतलब समझने की कोशिश करो कि दूसरे लेवल पे उपद्रव शुरू होते हैं। जैसे कि चीन ने इस चीज को शुरू किया, उसके बाद से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो रही धीरे धीरे। उसका माल नहीं लेना है, उसका ये करना वो करना है, विरोध शुरू हो गया। तो हम लोग इसको अब इसी के उल्टा देख लो, इसी के उल्टा अगर गुरु को समर्पित हो जाओ तो गुरु तुम्हारा सब कुछ बना देता है ना। वो तुम्हें स्वास्थ्य भी देता है, वो तुम्हें समृद्धि भी दे देता है, वो तुम्हें सब दे देता है। तो ये अंत में बस बात यही कि हम लोग इसको बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, है ना। हम लोग इसको अहोभाव के साथ काम करें। मेरा काम जो है, हो सकता है तुम लोगों को लगे कि हम दिमाग लगाते हैं, लेकिन मेरा दिमाग और दिल एक ही है। इसलिए वो क्वांटम फिजिक्स की तरह ही काम करता है कि कभी एनर्जी हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। मैं एटम ही हूँ, इतने बड़े शरीर में होके भी। मेरी बॉडी का एक एक अणु जो है वो एटम ही है, अलग अलग ही वर्क कर रहा है, और उसका संयुक्त होके कोई बड़ा एटम हो जाता है। क्योंकि एटम से ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब उससे ऊपर चल गए तो फिर भौतिक के नियम ही लागू होते हैं, वहां वो वेव्स नहीं बनते। एटम पे ही वो होता है। लेकिन क्योंकि हम सब एटम से ही बने हैं, तो यदि हम एटम की ऊर्जा काम कर रही है हम सब में, लेकिन वो दिख नहीं रही, वो उस फ्लो में ताकतवर नहीं है जितनी ताकतवर वेव्स को होना चाहिए। फिलहाल बस आज का इतना ही, ये सेशन इतना ही था समझाने के लिए। इसको देखो।